नमस्कार फ्रेंड्स, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आज हम चर्चा करने वाले हैं आरएस मेंस के सिलेबस के बारे में। अभी अभी प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ है और काफी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पहली बार प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, यानी उनके नंबर अगर अच्छे आ रहे होंगे तो वो कट ऑफ को पूरी तरीके से क्लियर करेंगे। और मेंस के बारे में उनको इतना आइडिया नहीं होगा, क्योंकि जब अपन मेंस की बात करते हैं तो ये सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन है और इसमें काफी सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो हमें पढ़ने पड़ेंगे जो कि हमने पहले कभी भी नहीं पढ़े। तो आज के इस सेशन के अंदर हम पूरी तरीके से इलेबोरेटिव डिस्कशन करेंगे कि मेंस के सिलेबस के अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं, क्या मार्किंग रहती है और क्या क्या इंपॉर्टेंट छोटी मोटी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं या बुक लिस्ट है जिनके ऊपर हम एक बेसिक सी चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, इसमें टोटल 4 पेपर्स होंगे, जीएस 1, 2, 3 और 4। हर पेपर जो होगा वो 200 नंबर का होगा और ये जो चारों पेपर है उनके अंदर अलग अलग सब्जेक्ट्स का डिविजन किया गया है जीएस के तौर पर, और हर एक सब्जेक्ट के एक स्पेसिफिक मार्किंग दी गई है। हालांकि आरपीएससी जो है वो स्पेसिफिक मार्किंग सिलेबस के अंदर तो नहीं देती, पर हम फिर भी प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस से इसका एक बेसिक आइडिया जो है जरूर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पेपर 1 की। पेपर 1 हर पेपर जैसे कि 200 नंबर का है। पेपर 1 के अंदर काफी सारे यूनिट्स हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं यूनिट 1 के बारे में। यूनिट 1 के अंदर हमें हिस्ट्री देखना पड़ेगा, यानी इसके अंदर जो हिस्ट्री आएगी वो 3 पार्ट्स के अंदर अपन डिवाइड कर सकते हैं। पार्ट ए जो है वो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, ट्रेडिशन एंड हेरिटेज ऑफ राजस्थान, यानी अगर बेसिक सी भाषा के अंदर मैं कहूं तो इसके अंदर राजस्थान वाली जीके आएगी। अब राजस्थान जीके की जब हम पार्ट करते हैं तो सेम टू सेम जो सिलेबस हमें प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिला था, सेम टू सेम यहां पर भी सिलेबस है। पर क्योंकि यहां पर हमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे तो हमें एक बेसिक सा आइडिया यहां पर ये लगा सकते हैं कि जितने भी लैंडमार्क राजस्थान की हिस्ट्री से एसोसिएटेड है, जो कि प्री हिस्टोरिक टाइम से लेकर और 18th सेंचुरी तक हैं, जिनके अंदर इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और रेवेन्यू सिस्टम है, वो सारे के सारे यहां पर इंक्लूड होते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके मिडेवियल राजस्थान वाली। इसके अंदर अगर हम बेसिक से टॉपिक्स की बात करें तो यहां से हमें डायरेक्ट डायनेस्टी से, जैसे पहले के टाइम पर एक बार टूंगा की बैटल के ऊपर क्वेश्चन आ गया था, तो इस टाइप से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम आने वाले सिलेबस की बात करें, जो लास्ट ईयर पेपर्स की बात करें, तो हमें वहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट जो मिलता है वो आर्ट एंड कल्चर वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है सैलिएंट फीचर्स और सैलिएंट इवेंट्स ऑफ 19th एंड 20th सेंचुरी। तो इसके अंदर जितने भी पीजेंट मूवमेंट्स हो गए, इसके अलावा जितने भी पॉलिटिकल अवेकनिंग हो गई, यानी बेसिक सी भाषा में कहें तो प्रजामंडल आंदोलन हो गए, और फ्रीडम मूवमेंट, और साथ साथ में इंटीग्रेशन ऑफ राजस्थान, यानी राजस्थान का एकीकरण। साथ साथ में हमें देखने को मिलता है हेरिटेज ऑफ राजस्थान। अभी जो 3 पॉइंट्स यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लास्ट बार जो है हमें रावण हत्या के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिला कि भाई रावण हत्या, डायरेक्ट उन्होंने शब्द लिखा, जो भी इंपॉर्टेंट स्पेस दे रखी है उसके अंदर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट फीचर्स पता है या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पता है वो आपको पूरी तरीके से लिखने होंगे। यानी आज वाले टाइम पर अगर हम बात करें तो ये आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन जैसे प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट था वैसे ही मेंस में भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर, फिर इसमें इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ राजस्थानी लिटरेचर एंड डायलेक्ट्स ऑफ राजस्थान, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पिछली बार तो इसमें 10 नंबर का क्वेश्चन आया था, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है आपका इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट, पार्ट बी, इंडियन हिस्ट्री और कल्चर। इसके अंदर मिडेवियल, मॉडर्न और एंशिएंट तीनों पार्ट्स हमारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर यहां पर भी जो फोकस किया जाएगा वो आपके आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट के ऊपर किया जाएगा, जैसे कि इंडियन हेरिटेज, फाइन आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर फ्रॉम द इंडस सिविलाइजेशन टू ब्रिटिश एरा, रिलीजियस मूवमेंट एंड रिलीजियस फिलोसॉफीज ऑफ एंशिएंट एंड मिडेवियल इंडिया, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ 19th सेंचुरी टू 1965। यानी अगर आप एंशिएंट और मिडेवियल वाले पार्ट की बात कर रहे हैं तो वहां पर आप बड़े आसानी से आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर और जो इंपॉर्टेंट फिलोसॉफीज थी उनको अगर आप पढ़ोगे तो आपका काम चल जाएगा। लेकिन जब हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं तो पूरा का पूरा इंडियन नेशनल मूवमेंट, यानी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट समाज सुधारक थे वो सब पढ़ेंगे, और साथ साथ में हम इंपॉर्टेंट तौर पे देखेंगे कि किस तरीके से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट चालू हुआ 1885 से लेकर, कांग्रेस की स्थापना से लेकर, अगर और पहले ले जाएं तो 1857 से लेकर और हमें 1965 तक की जो हिस्ट्री है, नेहरूवियन एरा तक की जो हिस्ट्री है, वो हमें इंपॉर्टेंट तौर पर देखने को मिलेगी। लास्ट एक पार्ट है यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन, यानी जो पूरे के पूरे 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट्स हुआ था, वो किस प्रकार हुआ था, वो यहाँ पर पूरी प्रक्रिया पूछ सकते हैं। पार्ट नंबर सी आता है हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड अप टू 1950। अब ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ना तो आपने इसको प्रीलिम्स में पढ़ा है और ना ही आपने इसको मेंस में पढ़ा है, ना ही आपने इसको प्रीलिम्स में पढ़ा है, और ये स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ये आपके मेंस के सिलेबस से रिलेटेड है। छोटा पार्ट है लेकिन क्वेश्चन यहां से 100% आते हैं, जैसे कि टॉपिक से रेनेसा और रिफॉर्मेशन, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म और इंपैक्ट ऑफ द वर्ल्ड वॉर।
यानी ये सारे के सारे वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको मेंस के अंदर पढ़ने हैं। अगर आप इसके अंदर इग्नू की और साथ साथ में 11th क्लास की आरबीएससी की पुरानी वाली अगर आप किताब इसके अंदर रिकमेंड कर रहे हैं, अगर आप उसको पढ़ रहे हैं, तो वो सारे के सारे टॉपिक आपके यहाँ पे पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। ये पूरी की पूरी जो हिस्ट्री है वो आपको 75 नंबर की देखने को मिलेगी, 75 मार्क्स की देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आप एक ठीक ठाक से स्कोर करेंगे तो आपका पेपर 1 जो है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट आता है आपका इकोनॉमी का, जो कि आपके 65 नंबर का होगा, 65 मार्क्स का पूरा इकोनॉमी वाला पार्ट होगा। इसके अंदर भी 3 पार्ट्स, इंडियन इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी और साथ साथ में इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। इंडियन इकोनॉमी के अंदर एग्रीकल्चर वाला सेक्टर पूरा का पूरा, उसके प्रोडक्टिविटी और ट्रेंड्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर, साथ साथ में इन्फ्लेशन, प्राइजेस, डिमांड, सप्लाई मैनेजमेंट, सेंटर और स्टेट के फिस्कल रिलेशंस, जिसके अंदर हम फाइनेंस कमीशन देख सकते हैं, FRBM एक्ट देख सकते हैं और फिस्कल रिफॉर्म्स देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी बजटरी ट्रेंड्स, और साथ साथ में अगर हम बात करते हैं तो रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्राइवेट, पब्लिक और मेरिट गोल्स और सोशल सेक्टर। यानी ये वाला जो पार्ट है वो मेजॉरिटी तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इंडियन बजट है, अभी जो करंट बजट है, और साथ साथ में जो इंडियन इकोनॉमिक रिव्यू है, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। काफी सारे ऐसे पार्ट्स हैं जो डायरेक्टली आपके इकोनॉमिक रिव्यू और इंडियन बजट वाले पार्ट से आएंगे। बाकी बेसिक इकोनॉमी है, ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्ट ही देखने को मिलेंगे। मेजॉरिटी क्वेश्चन हमने जहां पर भी देखे थे वो गवर्नमेंट की स्कीम से देखे थे, चाहे वो प्रीलिम्स हो या मेंस हो, स्कीम से क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, छोटा पार्ट है पर स्कोरिंग पार्ट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, जो कि है आपका ग्लोबल इकोनॉमिक इशू ट्रेंड्स, मतलब वर्ल्ड बैंक का क्या रोल रहेगा, IMF और WTO का क्या रोल है, और साथ साथ में सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ये भी अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इकोनॉमी के पार्ट है। लास्ट पार्ट आ जाता है आपका इकोनॉमी ऑफ राजस्थान। अब जब हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं यहाँ पर, तो हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, उसी तरीके से हमें मेंस में भी यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट स्कीम्स चल रही हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉलिसीज चल रही हैं, जो गवर्नमेंट ने अपने अपकमिंग ईयर्स के लिए कोई प्रेडिक्ट की है, या पहले जो पूरी तरीके से स्कीम्स को उन्होंने डिसाइड किया है, जो इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, वो सारी की सारी यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। टॉपिक के तौर पर अगर मैं सेग्रीगेट करूं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर वाला पार्ट, रूरल डेवलपमेंट वाला पार्ट, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और मेजर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, इसको टफ बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अगर आपने प्रीलिम्स की तैयारी अच्छे से करी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे टॉपिक्स उठा सकते हैं कि ये सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके इकोनॉमिक रिव्यू में से, सारे के सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके इकोनॉमिक रिव्यू में से। यानी अगर इंडियन इकोनॉमी की बात करूंगा तो इकोनॉमिक सर्वे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और राजस्थान इकोनॉमी की बात करूंगा तो यहां पर इकोनॉमिक रिव्यू अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें से डायरेक्ट टॉपिक्स उठाए गए। अब नेक्स्ट पार्ट आता है आपका यूनिट नंबर 3। अगर मेंस क्लियर करने के लिए कोई एक जादुई छड़ी है तो एक सिंपल सी टॉपिक है, वो है आपके जितने भी छोटे टॉपिक्स और आपका हिंदी वाला पार्ट। यूनिट 3 से हमारे जो छोटे टॉपिक्स हैं, जिनको हमने अभी नहीं पढ़ा है, और चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड के हों, ये आपको एक्सेल दिलाने के अंदर बहुत ज्यादा मजबूती प्रोवाइड करेंगे। वो हैं आपके 3 छोटे टॉपिक्स, जो कि हैं सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट और साथ साथ में अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। अब ये जो पूरा का पूरा यूनिट 3 वाला गेम है, ये 60 नंबर का है, 60 नंबर का है, और इन 60 नंबरों में से इतने डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि आप आराम से 40 to 45 नंबर, यहां तक कि कुछ स्टूडेंट्स ने पेपर 1 के अंदर इसमें इस वाले पार्ट में 50-50 नंबर तक भी ट्राई करने की कोशिश की। तो यहाँ पे अपने आप में बड़ा इजी मामला हो जाता है ये 3 टॉपिक्स। सोशियोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट ऑफ द सोशियोलॉजिकल थॉट इन इंडिया, जिसके अंदर कास्ट और क्लास, नेचर, ओरिजिन, फंक्शंस एंड चैलेंजेस, इसके अलावा प्रोसेस ऑफ चेंज, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन। मुझे पता नहीं क्यों RS को संस्कृताइजेशन वाले टॉपिक से बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हमेशा यहां से क्वेश्चन जो है वो पूछते ही पूछते हैं। इसके अलावा चैलेंजेस बिफोर द इंडियन सोसाइटी, पिछले वाले मेंस के अंदर ये 2021 के अंदर ये ऐड हुआ था, और लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे कि काफी सारे नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं तो यहां से क्वेश्चन जरूर आएंगे, पर कंपैरेटिवली कम देखने को मिले, जिसके अंदर हमें मैरिज, करप्शन, कम्युनलिज्म, पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ड्रग एडिक्शन, वल्नरेबल सोसाइटीज, स्पेसिफिकली दलित, एल्डर्ड और डिसेबल्ड। ये टॉपिक वल्नरेबल था, आने के चांसेस थे पर नहीं आए, पर हाँ 23 में हम जरूर प्रेडिक्ट कर सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा फिर ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ राजस्थान, भील, मीना, गरासिया, उनकी प्रॉब्लम्स और वेलफेयर। इस वाले टॉपिक के अंदर आपको थोड़ा सा फोकस करना है कि काफी सारे जो स्पेसिफिक यहाँ पर टॉपिक्स रखे गए हैं वो आपकी सोशियोलॉजी की जो NCERT की बुक है उसके चैप्टर्स में से लिए गए हैं। साथ साथ में RBSC की बोर्ड की भी NCERTs जो हैं, RBSC बोर्ड की जो स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड की पुरानी किताबें आती थी, वहां से भी काफी सारे टॉपिक्स हैं। और जितनी भी आपको PDF अगर चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर बड़ी इजीली अवेलेबल है, वो पुरानी जो बुक्स हैं वहां भी अवेलेबल है। अब नेक्स्ट पार्ट आता है इसका मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है, लेकिन यहां पर भी हमें डायरेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जैसे इसमें जो शब्द दे रखे हैं, जैसे सप्लाई चेन मैनेजमेंट, लॉजिस्टिक्स, ई कॉमर्स, डायरेक्ट क्वेश्चन हमें यहां से आते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली छोटा वाला पार्ट है, तो यहाँ पे हम 10 नंबर वाले क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे और 2 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। तो मैक्सिमम यहाँ पे डेफिनेशंस और साथ साथ में जो फीचर्स होते हैं वो इंपॉर्टेंट अपने आप में हो जाते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म, कैपिटल स्ट्रक्चर, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टॉक मार्केट, सारे के सारे टॉपिक्स। अच्छा, मैनेजमेंट वाले पार्ट में आपको लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और साथ साथ में मैनेजमेंट ऑफ एसेंशियल सर्विसेज वाला जो टॉपिक है वो भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और ये भी आप इंपॉर्टेंट तौर पे अगर एनसीईआरटीज की बात करें तो ये बड़े इजीली वहां पर आपको मिल जाएंगे। आरबीएससी की बुक्स में भी ये इजीली अवेलेबल। नेक्स्ट पार्ट है ऑडिटिंग और अकाउंटिंग। इसके अंदर बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, टेक्निक्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अकाउंटिंग, यानी सीएसआर वाला जो पार्ट है वो इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा ऑडिटिंग की अगर मैं बात करता हूं तो सोशल परफॉर्मेंस, एफिशिएंसी ऑडिट्स, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, जीरो बेस्ड बजटिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ परफॉर्मेंस बजटिंग, डायरेक्ट डेफिनेशंस जो है वो 2018-2021 एग्जाम्स में पूरी तरीके से पूछी गई। तो ये पेपर नंबर फर्स्ट की यहां पूरी तरीके से बात हो गई। अब अपन चलते हैं पेपर नंबर सेकंड की तरफ। पेपर नंबर 2, जितने भी नॉन साइंस नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड के हैं और उनको ये लगता है कि साहब हमने अभी तक जो है वो कोई मेडिकल फील्ड से है या फिर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से है, उनके लिए अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये बड़ा स्कोरिंग वाला पार्ट है। लोग तो अपने सिलेक्शंस पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 के बेस पे ही ले लेते हैं। इस वाले पार्ट के पहले यूनिट के अंदर हमें 65 नंबर की देखने को मिलेगी एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स। अब एथिक्स ऐसा पार्ट है जो सबके लिए नया है, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड के हो, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड के हो या फिर आप साइंस बैकग्राउंड के हो, सबके लिए नया है। और जो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो उनके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा एज फैक्टर हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स थोड़ा बहुत पेपर 4 के तौर पर यूपीएससी के अंदर पढ़ चुके हैं। पर यहां वाला जो एथिक्स है वो अपने आप में थोड़ा सा ज्यादा फैक्चुअल है। जैसे टॉपिक्स यहां पर दे रखे हैं, लेसन्स फ्रॉम द लाइफ एंड टीचिंग्स ऑफ द ग्रेट लीडर एंड रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स। अब यहाँ पे ग्रेट लीडर्स की कोई स्पेसिफिक डिटेल नहीं दे रखी कि ग्रेट लीडर आरपीएससी की नजरों में कौन है। अच्छा, इसके अलावा रोल ऑफ फैमिली, सोसाइटी एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन इनकलकेटिंग वैल्यूज, यानी जो सोशल वैल्यूज एक इंपॉर्टेंट लोगों के अंदर आई है वो एजुकेशनल बैकग्राउंड से कैसे आई है, सोसाइटी से कैसे आई है, फैमिली से कैसे आई है। इसके अलावा रित एंड रिन का कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यूटी, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड एंड वर्च्यू, एटीट्यूड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, फिलोसॉफिकल बेसिस ऑफ इंटेग्रिटी, एथिक्स ऑफ भगवद गीता एंड इट रोल इन एडमिनिस्ट्रेशन, गांधीयन एथिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बार बार रिपीट होते हैं यहां से क्वेश्चन। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ मॉरल थिंकर्स एंड फिलोसोफर ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। आप एक चीज यहां पर नोटिस करोगे कि यहां पर जो वर्ड दे रखा है सिलेबस का वो एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स है, पर यहां पर आपसे पूछा जा रहा है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी वाला जो पार्ट है वो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका एथिक्स के अंदर ही केस स्टडीज। पर केस स्टडीज जो है वो 2018 के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी, क्वेश्चन वहां से कोई खास आया नहीं। पर हाँ, 2021 के अंदर स्पेसिफिक क्वेश्चन आए। पर यहां पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि केस स्टडीज आप यूपीएससी वाले पर्सपेक्टिव से याद नहीं रखेंगे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको ऊपर दे रखे हैं उनसे ही रिलेटेड केस स्टडीज यहां पे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट यूनिट आ जाता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाला पार्ट। अपने आप में बहुत बड़ा गेम चेंजर। इसके अंदर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, साथ साथ में टेक्नोलॉजी वाला पार्ट और डिफेंस वाला पार्ट, 5 इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो इनकलकेट किए जा सकते हैं। अगर मैं स्टार्ट करता हूं केमिस्ट्री से, तो यहां पर लिखा तो गया है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, पर यहां पर 11th और 12th की जो केमिस्ट्री है वो अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। टॉपिक्स डायरेक्ट है, जैसे स्टेट ऑफ मैटर, एटॉमिक सेक्टर, एसिड बेस, कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच, इंपॉर्टेंट ड्रग्स, हर्बिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, बाइंडर्स, स्वीटनर्स, कार्बोनेटेड कंपाउंड। प्रीलिम्स के टॉपिक है, लेकिन उन टॉपिक्स में से किस तरीके से मेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिजिक्स इन एवरीडे लाइफ, ग्रेविटेशन, ह्यूमन आई, डिफेक्ट्स, हीट, स्टैटिक, करंट, इलेक्ट्रिक, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, साउंड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, एमआरआई, सारे के सारे पार्ट आपके यहाँ पर दिए गए हैं। फिर इसके बाद बायोलॉजी के अंदर हम सेल वाला पार्ट देखेंगे और उसके आगे हम बात करेंगे बेसिक कंप्यूटर साइंस, जिसके अंदर नेटवर्किंग से लेकर आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया, मोबाइल टेक्नोलॉजी और साथ साथ में जो रीसेंट डेवलपमेंट हुए हैं। लेकिन रीसेंट डेवलपमेंट यहाँ पर करंट की जगह जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गए, क्रिप्टो करेंसी हो गए, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए, सोशल मीडिया हो गई, उनके इंपैक्ट्स हो गए, वहां से हमें ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन साइंटिस्ट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंटिफिक टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांसमेंट, जिसमें आपका रोबोटिक, मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी
और साथ साथ में राजस्थान का क्या रोल है डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। ये वाला जो टॉपिक है इसके अंदर स्पेसिफिकली जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज डिस्कवर की जाएंगी कि राजस्थान की जो गवर्नमेंट है उन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी पॉलिसीज को जो है वो एम्बॉडी किया है। फिर लास्ट के 2 पार्ट से आपके स्पेस टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी। प्रीलिम्स में तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं, करंट से बेस से क्वेश्चन आते हैं। मेंस के अंदर भी यहाँ पर स्टैटिक और करंट वाला पोर्शन दोनों इंपॉर्टेंट है। हमें देखने को मिलेगा कि एथिक्स हमने देखी थी 65 नंबर की, यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी अपने आप में 70 नंबर की है, जो कि जो साइंस बैकग्राउंड के लिए हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। फिर आ जाता है अर्थ साइंस। अर्थ साइंस के अंदर हमें ज्योग्राफी और जियोलॉजी वाला पार्ट है, जो कि टोटल 65 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और साथ साथ में राजस्थान ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट पोर्शंस देखने को मिलेंगे। अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी में बात करता हूं तो देखो हम ऑलरेडी प्रीलिम्स में ढंग से इसके लिए प्रिपेयर कर चुके हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी एक एज लेकर आ सकता है, तो इसके अंदर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब अगर हम यहां पर फोकस करते हैं, मैं अगर आरपीएससी के सबसे फेवरेट टॉपिक की बात करता हूं तो वो ये है जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आप अभी से ये काम करो कि सिंपल सा आप जहां पर भी पढ़ रहे हो वहां पर एक छोटा सा डायग्राम बना के रख लो या टेबल बना के रख लो। 110% छोटे क्वेश्चन एज वेल एज बड़े क्वेश्चन में जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूछा जाएगा ही जाएगा। फीचर्स ऑफ माउंटेन्स, प्लाट्यूज, प्लेन्स एंड डेजर्ट, जैसे ऑरोजेनिक रेनफॉल जो है वो 2018 के अंदर पूछ ली थी, उसी तरीके से हम 2021 और साथ साथ में 23 में भी एक्सपेक्ट करके बैठे हैं कि काफी सारे फीचर्स यहां पर देखने को मिलेंगे। मेजर जियोपॉलिटिकल इशू 21 के अंदर क्वेश्चन आया था, और साथ साथ में एनवायरमेंटल इशू जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं पार्ट बी की, जो कि आपका इंडियन ज्योग्राफी की बात करें। इसके अंदर भी ब्रॉड फिजिकल फीचर्स हैं, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स और डेजर्ट, पर रिलेटेड टू इंडिया वाले पार्ट। मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया, मेजर रिवर्स, साथ साथ में क्लाइमेट, उनका ओरिजिन, क्लाइमेट के कैरेक्टरिस्टिक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल और क्लाइमेटिक रीजन। प्रीलिम्स में जहां पर अपने आप में स्टैटिक फैक्ट्स पूछे हैं, यहां पर हमें कॉन्सेप्ट्स देखने को मिलेंगे, और अगर हम एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स पे पूरी तरीके से रिलाई करते हैं, उनको ढंग से पढ़ा है, तो हम बड़ी इजीली इसको क्लियर कर पाएंगे। इसके साथ साथ में नेचुरल रिसोर्सेज, टाइप्स और यूजेस, वाटर, फॉरेस्ट, रॉक्स, मिनरल्स, और साथ साथ में पॉपुलेशन का ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, अर्बन एंड रूरल पॉपुलेशन। यानी बात यहां पर हमें करनी है एनसीईआरटी की, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे टॉपिक्स वहीं से ही उठाए गए। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी राजस्थान की। राजस्थान के अंदर जो हमने प्रीलिम्स के अंदर पढ़ा है वो मोर देन सफिशिएंट है, वो अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर भी क्वेश्चंस जो है वो हमें सेम टू सेम फैक्चुअली देखने को मिलेंगे। जो राजस्थान में हमने पढ़ा, ब्रॉड फिजिकल फीचर्स, मेजर रिवर्स, क्लाइमेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, मेजर वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, मेटेलिक मिनरल्स, कन्वेंशनल एंड डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ यूनेस्को जियो पार्क्स एंड जियो हेरिटेज साइट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, 2018 के अंदर ऐड किया गया था, 2021 के अंदर ये ऐड किया गया था, और साथ साथ में 2023 का भी अगर देखा जाए तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, एग्जामिनेशन में आने वाली चीज है। रामगढ़ क्रेटर की अगर यहां पर बात की जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ में मेजर एनवायरमेंटल इश्यूज तो है ही। अब आ जाता है पेपर नंबर 3। जिस तरीके से पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 3 को अगर हम क्लब करके पढ़ते हैं वो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। पेपर नंबर 2 और 4 एक तरीके से क्लब हो जाए। तो पेपर नंबर अगर 3 की मैं बात करता हूं तो यहां पर इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम है, जहां पर आपको बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा भी बहुत सारी इंक्लूसिव पार्ट है। जैसे अगर मैं बात करता हूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की, या फिर मैं बात करता हूं कोल्ड वॉर की, वो भी अपने आप पर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोल्ड वॉर के बाद यूएस की हेजेमनी कैसे इंक्लूड है। अब जब यहाँ पे आप इनके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखोगे तो भी आपको सेम पैटर्न यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डायरेक्ट एनसीईआरटी के जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ से लिए गए। जैसे एग्जांपल के तौर पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फ्रेमिंग, फीचर, अमेंडमेंट और बेसिक स्ट्रक्चर, सेम टू सेम आपका प्रीलिम्स वाला पार्ट। आइडियोलॉजिकल कंटेंट जिसके अंदर प्रीएम्बल, फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज है। पार्लियामेंट्री सिस्टम, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क 2 जिसके अंदर फेडरलिज्म, सेंटर स्टेट के रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, और साथ साथ में आपका इलेक्शन कमीशन, यानी आपकी जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं वो आपके लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर इसके अलावा ये वाला जो पार्ट है ये आप स्पेसिफिकली मेंस के अंदर ही देखोगे, जिसके अंदर रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, एथनिसिटी, लैंग्वेज, जेंडर इन इंडियन पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्टोरल बिहेवियर, सिविल सोसाइटी, पॉलिटिकल मूवमेंट, इश्यूज रिलेटेड टू नेशनल इंटेग्रिटी, सोशल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एरियाज ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। किसी भी कोचिंग के नोट्स, मतलब जो मेन वाला पार्ट है वो तो आप लक्ष्मीकांत से या एनसीईआरटी से ढंग से पढ़ ही चुके हैं। ये वाला पार्ट आप किसी भी कोचिंग के नोट से कर सकते हैं। हर कोचिंग ऐसे टॉपिक्स पे
छोटे शॉर्ट नोट जरूर बनाती है। फिर इसके बाद स्टेट पॉलिटिक्स ऑफ राजस्थान की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर पार्टी सिस्टम, यानी इनिशियली क्या पार्टी सिस्टम था, पॉलिटिकल डेमोग्राफी राजस्थान की क्या है, फेजेस ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन राजस्थान के क्या है, पंचायती राज सिस्टम किस तरीके से बढ़ा आगे, अर्बन सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं वो। और ये वाले जो पार्ट हैं ये हमें बात करेंगे साहब IR वाली, इंटरनेशनल रिलेशंस वाले, कि इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर किस तरीके से चेंज हुआ, कोल्ड वॉर के बाद क्या क्या डायनामिक्स चेंज हुए, यूएसए की हेजेमनी किस तरीके से बढ़ी, यूएन और उसके रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस कैसे बने, डायनामिक्स ऑफ द इंटरनेशनल इकोनॉमी और इंटरनेशनल टेररिज्म एंड एनवायरमेंटल इशू। ये पूरा का पूरा टॉपिक अगर आप आज जाके देखेंगे तो एनसीईआरटी की जो किताब है क्लास 12th की वो वहां से डायरेक्टली लिए गए। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, डिटर्मिनेंट्स, नेबरिंग कंट्रीज का रोल, और इंडिया का क्या रोल है यूएन, नैम, ब्रिक्स, G20, G77 और सार्क के। फिर इसके अलावा जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इश्यूज है साउथ ईस्ट एशिया में, वेस्ट एशिया में और फार ईस्ट एशिया में। छोटा टॉपिक लग रहा है लेकिन पूरी की पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इंटरनेशनल रिलेशंस चल रहे हैं वो अपने आप में यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। लास्ट जो करंट अफेयर वाला पार्ट है कि भाई प्रीलिम्स में तो करंट अफेयर ने अपने आप में एक तरीके से पास और फेल कराने का रोल अपनाया। अगर मैं बात करता हूं इस वाले पार्ट की, मेंस वाले पार्ट की, तो करंट अफेयर यहां पर दिया गया है। नेक्स्ट वाला पार्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्यों? क्योंकि ना तो हमने इसको क्लास 12th के अंदर पढ़ा है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत कंपैरेटिवली कम लोग ही लेते हैं। आरबीएसई बोर्ड के अंदर तो पबेड चलता है, एनसीईआरटी में तो शायद पबेड चलता भी नहीं। तो अगर हम बात करते हैं पबेड वाले टॉपिक की, वो अपने आप में बड़ा नया टॉपिक है और आप ये ऐसा टॉपिक है जो हमको दूसरे लोगों से थोड़ा ज्यादा आगे बढ़ा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलते हैं। आरबीएसई बोर्ड की किताब हिंदी में आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, वहां से अगर आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो आई वुड रिकमेंड ज्यादा बेटर होगा किसी भी कोचिंग से। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस बन रहा है तो आप एक चीज नोटिस करें कि अगर आप उन हिंदी मीडियम नोट्स को या तो आप ट्रांसलेट कर लेते हैं या किसी इंपॉर्टेंट कोचिंग वाले ने उनको ट्रांसलेट कर रखे हैं तो वो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन और उसके मीनिंग के बारे में चर्चा की गई है, कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, साथ साथ में प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और चेंज मैनेजमेंट, एटीट्यूड एंड वैल्यूज ऑफ द सिविल सर्विसेज जिसके अंदर एथिक्स, इंटेग्रिटी, इंपार्शियलिटी, नॉन पार्टिसनशिप, डेडिकेशन टू द पब्लिक सर्विस, कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन, डायरेक्ट आरबीसी का पार्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर इन राजस्थान, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट सेक्रेटेरिएट, डायरेक्टरेट्स, साथ साथ में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट इलेक्शन कमीशन। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि मैंने ज्योग्राफी के अंदर तो राजस्थान ज्योग्राफी की बात करी, राजस्थान हिस्ट्री की बात करी, पर जब मैं राजस्थान पॉलिटी की बात करता हूं तो हम यहां पर थोड़े से डिवाइड हो जाते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और साथ साथ में इंडियन पॉलिटी वाले पार्ट में आपके यहां पर इंक्लूड हो जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट यूनिट 3 के अंदर, जो कि आपके 3 छोटे सब्जेक्ट्स, जो कि मैंने आपको बताया आपके रामबाण है सिलेक्शन के लिए 20-20 नंबर के ईच सब्जेक्ट्स हैं। और अगर आप थोड़ा समय कंपैरेटिवली अगर अपने टाइम को डिवाइड करते हो, अगर आप इन छोटे सब्जेक्ट को ज्यादा टाइम देते हो और बड़े सब्जेक्ट्स को लिमिटेड टाइम देते हो तो मेंस क्लियर करने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। जैसे कि स्पोर्ट्स एंड योगा छोटा टॉपिक है, अब आप इसमें चाहें तो खुद नोट्स बना सकते हैं या फिर जो कोचिंग मटेरियल है उन पर रिलाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करता हूं जो आपकी फिजिकल एजुकेशन की किताब होती है उनमें आप थोड़े बेसिक्स यहां पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये जो लास्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, एमिनेंट स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज, साथ साथ में फर्स्ट एड एंड रिहेबिलिटेशन, पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन इन ओलंपिक, एशियन एंड कॉमनवेल्थ गेम्स, इसमें आप सबसे फर्स्ट वाले और जो अभी करंट में चल रहे हैं और या फिर राजस्थान के अंदर ऐसे खिलाड़ी जो इन बड़े इवेंट्स के अंदर जिन्होंने अपना रोल प्ले किया है, तो अगर आप उनको पढ़ रहे हैं तो बड़ा आसानी से हो जाएगा। स्पोर्ट्स पॉलिसीज और ऑफ द राजस्थान स्टेट और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राजस्थान स्टेट स्पोर्ट काउंसिल, डायरेक्ट अगर आप उनकी वेबसाइट से जाकर उनके जो इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क हैं, उनकी जो इंपॉर्टेंट पॉलिसीज हैं, उनकी इंपॉर्टेंट जो हिस्ट्री है या जो इंपॉर्टेंट चेयरमैन रहे या जो इंपॉर्टेंट उनकी वर्किंग है, अगर आप उनको पढ़ रहे हैं तो बहुत इजीली ये हो जाएगा। इसके बाद अपन बात करते हैं बिहेवियर वाले पार्ट की, तो ये बिहेवियर है जो है साइकोलॉजी वाले पार्ट का है। साइकोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी और आरबीएसई की किताबों को अगर आप क्लब करके और दोनों के अंदर जो सिमिलरिटीज हैं उनके अपने शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं तो अपने आप में बड़ा इजी पार्ट हो जाएगा, जिसके अंदर इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, लर्निंग एंड मोटिवेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। अब सबसे फेवरेट टॉपिक है इनका इमोशनल इंटेलिजेंस, बार बार रिपीट करके क्वेश्चन वहां से पूछे जा रहे हैं। एक ऐसा टॉपिक जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अलावा अगर कोई बात इंपॉर्टेंट हो जाता है तो वो आपका इमोशनल इंटेलिजेंस है। फिर आपका लॉ वाला पार्ट सेम टू सेम 20 नंबर का आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ है, कंटेम्प्रेरी लीगल इश्यूज है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है, और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स है जैसे राजस्थान का लैंड रेवेन्यू एक्ट और राजस्थान का टेनेंसी एक्ट। अभी इतने बड़े एक्ट हैं, अगर इनको पढ़ने जाएंगे तो 3 महीने लग जाएंगे,
पर अगर आप इनके शॉर्ट नोट बनाते हैं, छोटी छोटी डेफिनेशंस को याद करते हैं, तो आपका बढ़िया से काम चल जाए। अब आ जाता है आपका पेपर नंबर 4th, और पेपर नंबर 4th के अंदर दो पार्ट्स हैं। 120 नंबर की आएगी हिंदी, और फिर हमें देखने को मिलेगी साहब 120 नंबर की 80 नंबर की आपकी इंग्लिश। तो टोटल 200 नंबर का पूरा का पूरा आपका पेपर 4th। अब जब मैं पेपर 4th की बात करता हूं, तो जब हम यूपीएससी की बात करते हैं तो वहां पर ऐसे लिखना है हमें, हमारे राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए। पर यहाँ पर राइटिंग स्किल्स के साथ साथ में हमारी जो ग्रामर वाला पोर्शन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो 50 नंबर की ग्रामर है, इसमें से काफी सारे लोग जो हैं वो 45 नंबर तक भी लेकर आते हैं। यहाँ तक कि जिन्होंने अगर सब इंस्पेक्टर की तैयारी की है तो वो ग्रामर में बहुत तगड़ा फोड़ सकते हैं, बढ़िया नंबर उनके यहाँ पर आ सकते हैं। पिछले साल की अगर टॉपर की बात करूं तो पद्मा मैम थी, जिनके 148 के आसपास में नंबर आए थे। तो आप सोचो, इमेजिन करो कि ये ग्रामर वाला पार्ट है वो कितना ज्यादा स्कोरिंग रहे। संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली, अगर आपने छोटे से एग्जाम की भी राजस्थान के अंदर तैयारी की है और आप रोज 1 घंटा हिंदी को दे रहे हो, इनको याद कर रहे हो, तो बड़ा आसानी से काम होता है। भाग ब, जो कि 50 अंक का है, जिसके अंदर आपको संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, पत्र लेखन, प्रारूप लेखन और अनुवाद यानी ट्रांसलेशन। ये अनुवाद वाला जो है, इनको अभी से ही ट्राई करने लग जाना, एंड टाइम पर ये थोड़ी होती नहीं है। भाग सी की अगर मैं बात करता हूं तो इसके अंदर आपको ऐसे लिखना है किसी भी समसामयिक या फिर अन्य विषय पर लगभग 250 शब्द। ऐसे अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप थोड़ा सा भी टाइम अपने लैंग्वेज स्किल्स को बढ़ाने के अंदर कोशिश कर रहे हो और ग्रामर पढ़ रहे हो, तो आपका यहाँ पर पेपर 4 बहुत अच्छा हो सकता है। और एक एवरेज स्टूडेंट की भी अगर मैं बात करूं तो 120 प्लस नंबर यहाँ पर लेकर आ सकता है। और अगर कोई अबव एवरेज है या लैंग्वेज स्किल तगड़े हैं तो 140 प्लस नंबर बड़े आसानी से आ सकते हैं। 2018 वाले एग्जाम्स में आए भी हैं। अब आ जाता है इंग्लिश वाला पार्ट। इसके अंदर आप एक चीज नोटिस करना कि सबसे बड़ी मुश्किल हो जाती है कि वो जो 10 क्वेश्चन आएंगे ग्रामर के, उसमें कौन सा टॉपिक वो पूछ रहा है वो पता ही नहीं चल पाता। तो आप ये देख लेना, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो मैक्सिमम टाइम आर्टिकल से आएगा, क्वेश्चन नंबर 2 प्रेपोजिशन से आएगा। तो आप देख लेना कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो प्रॉब्लम है वो आर्टिकल से, तो कोशिश करना कि वहां पे आर्टिकल या डिटरमाइनर से रिलेटेड जो इशू है उनको रिजोल्व कर लो। फिर उसके बाद टेंस, मॉडल्स, वॉइस, नरेशन, साथ साथ में सिनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और साथ साथ में आपके वर्ड ऑफन मिसकंसेप्ट। ये ग्रामर वाला पार्ट है। हालांकि ये थोड़ा सा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को अटका देता है, पर इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उनके लिए भी थोड़ा सा टफ पड़ सकता है। फिर इसके बाद कॉम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन ऑफ प्रेसी राइटिंग वाला पार्ट है जो 30 नंबर का है, और कॉम्पोजिशन ऑफ लेटर एंड राइटिंग वाला है जो कि आप 30 नंबर का है। थोड़ा सा ध्यान रखना, आरपीएससी मेंस की कॉपीज जो होती हैं बड़ी चिपकी हुई होती हैं। कई बार वो लास्ट वाला पन्ना होता है इतना ज्यादा चिपका होता है कि पता ही नहीं चल पाता कि जो लास्ट लेटर वाला पार्ट है वो आप करके भी आओगे, शायद भूल जाओगे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने वाली बात। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंक्लूजन जो है कि भाई मेंस वाला सिलेबस है, इलेबोरेटिव सिलेबस है, हर टॉपिक के अंदर अपने आप में एक सब्जेक्ट छुपा हुआ है, तो इसको कॉन्कर कैसे करें। तो एक छोटी सी बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि अगर आप 20 नंबर के जो 6 सब्जेक्ट हैं, यानी टोटल 120 नंबर के सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर अगर आप फोकस कर रहे हो तो आपका काम चल जाएगा। यानी अगर आपने मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग और साथ साथ में सोशियोलॉजी वाला पार्ट यूनिट नंबर 3 के अंदर पेपर 1 की, और अगर हम बात करते हैं साइकोलॉजी, लॉ और स्पोर्ट्स योगा, इन 6 सब्जेक्ट्स को ढंग से कर लिया तो आपका एक बहुत बड़ा एज हो जाएगा मेंस में। इसके अलावा जो हिंदी और इंग्लिश वाले पार्ट हैं टोटल 200 नंबर के, इसके अंदर बता ही चुका हूं 130 से ज्यादा नंबर आ सकते हैं। और लास्ट वाला जो आपका पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, और साथ साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव या मैं बात करूं पबेड वाला पार्ट, इन दोनों को अगर आपने ढंग से कर लिया तो आपके यहां पर इंपॉर्टेंट तौर पे नंबर हो जाते हैं 130। तो अगर मैं टोटल काउंट करूंगा तो यहां पर आपको देखने को मिलेंगे कि टोटल 530 के आसपास में, या मैं बात करूं 430 के आसपास में जो नंबर है वो यहां पर पूरी तरीके से बैठते हैं, जो आपको आधा सिलेबस, जो 50% सिलेबस है वो आपको पूरी तरीके से कंप्लीट करवा। तो ये थे इंपॉर्टेंट सिलेबस डिस्कशन। आशा करता हूं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिशन ज्ञान के परिवार के साथ बने रहें। थैंक यू।